हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये हमारी लेट्स क्रैक 2.0 एनवायरनमेंट सीरीज है, जिसमें ये हमारा डे 4 है। ऑलरेडी हमने अपनी डे 3 तक की कहानी को कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको वो पूरी कहानी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो बिना देरी के हम अपनी आज की क्लास डे 4 को शुरू करते हैं। और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो फीचर हैं या कहें कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ख़ासतौर पर भारत में जो अधिनियम एनवायरनमेंट से रिलेटेड बने, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैविक जो प्रदूषक हैं और उससे संबंधित जो भी कन्वेंशन हैं, उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास न केवल अच्छी लगेगी बल्कि काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट तथ्यों से भी आपको रूबरू कराएगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 डे 4 सीरीज है। ऑलरेडी हमारे डे 3 आ चुके हैं। उम्मीद है आपने उन्हें देखा होगा। तो आज हम जो आर्टिकल कंप्लीट करेंगे वो देखेंगे भारत में कौन कौन से एनवायरनमेंट से रिलेटेड अधिनियम बनाए गए, कौन कौन से अधिवेशन हुए, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया और कौन कौन से कन्वेंशन वहाँ पे हुए। जैविक प्रदूषक के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जैविक प्रदूषण के साथ में कौन कौन सी कन्वेंशन आई, जिसमें बेसल कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आप हमारी पूरी बात समझ गए कि आज हम क्या क्या कवर कराएंगे। आज की हम क्लास शुरू करें इससे पहले आप में से अधिकांश बच्चों को शायद पता भी है, हमने वहाँ पे इसके लास्ट पार्ट में मैसेज में पिन कर दिया था। वास्तव में गलती क्या हुई थी कि जो कल हम आपको अम्लीकरण पढ़ा रहे थे, तो उस अम्लीकरण में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जो अम्लीय जल होता है या जो अम्लीय वर्षा होती है वो वास्तव में 7 से ज़्यादा होती है। हमने आपको ये पढ़ाया था। और हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो क्षारीय वर्षा या जो क्षारीय जल होता है वो 7 से कम होता है, जबकि ये जस्ट अपोजिट है। बात ये है कि इसमें आइकन ऐसा बना था, तो ये मुझसे गलती हो गई कि मैं ये समझ बैठा कि ये जो अम्लीय वर्षा है ना, ये इस तरफ को आइकन है तो ये छोटी हो गई और ये 7 बड़ा हो गया, ठीक है ना। जबकि इसका मतलब ये है कि 7 ये जो है ये छोटा है इससे, ठीक है। यानी कि 7 से जो कम होगी वो अम्लीय वर्षा होगी, 7 से जो ज़्यादा होगी वो क्षारीय वर्षा होगी, ठीक है। अब वहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। हालांकि हमने उस वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन कर दिया है। और एक बात और बताएं कि अगर आप में से किसी को भी बच्चे को कोई भी चीज़ जैसे हम पढ़ाते हैं और कहीं एरर आ जाती है तो आप बेहिचक हमें कमेंट किया करें, ठीक है। उसमें शर्माना नहीं है, क्योंकि मेरा यही मानना है कि हम सब भगवान थोड़ा ना है जो हमसे कभी गलती नहीं होगी। और फिर भगवान से भी तो गलती होती है। और बात ये भी होती है क्योंकि एक ही साथ हमें सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, पॉलिटी भी, एनवायरनमेंट भी, करंट भी, तो वो माइंडसेट लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये सारी चीज़ें ऐसी तो होती नहीं हैं कि हमने जब पढ़ाने आपको आ रहे हो तो इसको हम पहले रिवाइज़ करें। सामने हमारे पीडीएफ आती है और हम पढ़ाने उसको लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर पीडीएफ में कोई एरर होती है, समझने में कोई दिक्कत होती है और अगर हमने आपको गलत समझा दिया है तो आप मैसेज कर दिया करें। हालांकि हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी फैक्ट या कोई भी कंटेंट हम आपको गलत ना पढ़ाएं, पूरी कोशिश रहती है। बट फिर भी 100 में से एक गलती तो कभी ना कभी हो ही जाती है, ठीक है। जैसे लास्ट हमने आपको पेंगोंग पढ़ाया था, मतलब जो लेट्स क्रैक 1.0, तो उसमें 2 बार हमने वीडियो में पढ़ाया और दोनों बार हमने एक ही शब्द बोला था, पेंगोंग जो लेक है वो पाकिस्तान और भारत के मध्य है। और जबकि दिखा हम हमेशा आपको रहे थे चाइना का ही मैप, लेकिन मुंह से निकल रहा था पाकिस्तान, पता नहीं क्यों, है ना। तो हो जाता है कई बार। खैर, उम्मीद है आपने इस चीज़ को सुधार लिया होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले ही कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया 1945, तो उसके बाद लोगों का ध्यान एनवायरनमेंट की ओर गया था और उन्होंने 1972 में पहली बार स्टॉकहोम कन्वेंशन की शुरुआत की थी। और 1992 में उन्होंने सबसे पहले रियो अर्थ समिट या कहें पृथ्वी सम्मेलन या कहें कि COP1 की शुरुआत की थी। और इसमें कई सारे इन्होंने फीचर्स को एडॉप्ट किया था। तो भारत इस चीज़ से पीछे कैसे रह सकता था। भारत ने भी आज़ादी के बाद 1952 और 1988 में कई सारे अधिनियम या कहें जो पूर्व से चले आ रही पॉलिसीज़ थी, चाहे वो 1894 की वन नीति हो, उसको अमेंड किया।
और अमेंड करने के बाद हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का गठन किया। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जब भारत सरकार ने गठन किया 1972 में, तो इसमें किया क्या गया कि प्रशासनिक रूप से, सलाहकारी रूप से और वैधानिक रूप से, वैधानिक का मतलब दंड और जुर्माने के रूप से अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की बात की। आपसे एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जा सकता है वो ये कि राष्ट्रीय उद्यानों का गठन या कहें नेशनल पार्क का गठन, उद्यान का मतलब होता है पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 1972। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वन्य जीव अभयारण्य हैं यानी कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी हैं उनका गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो भी आप कहेंगे 1972। क्यों? आपसे क्वेश्चन घुमा सकता है कि इनका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुआ। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं साहब 1986 के तहत इनका गठन नहीं हुआ था, इनका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो फिर 1986 के तहत क्या हुआ? 1986 के तहत स्वच्छ हवा, जल और अन्य कारकों हेतु विभिन्न तरह के प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को इम्प्लीमेंट किया गया और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट दिए गए कि वो स्वच्छ हवा या कहें जो प्रदूषण है, जो प्रदूषित जल है, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून बनाए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आपको एक मैंने बताया था, करंट में भी मैंने आपको पढ़ाया था और यहाँ तक कि पॉलिटी में भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था कैंपा एक्ट के बारे में। कैंपा एक्ट क्या होता है? कैंपा एक्ट वास्तव में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत निवासी अधिनियम 2006 में कहा गया कि जो भी आजीविका है मतलब जीविकोपार्जन करने के लिए जो निवास है और जो पारिस्थितिकी संतुलन है, इन तीनों को प्रभावशाली ढंग से समुचित रूप से हम इनका सही से संरक्षण कर पाएँ, इसके लिए हम ग्राम सभा और वहाँ की कम्युनिटी को ये राइट प्रोवाइड कराते हैं कि वो लोग अगर जैसा कहेंगे उसी हिसाब से वहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ या इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट से रिलेटेड वहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो ऐसा कृत्य हम नहीं करेंगे। समझ गए? मोटे तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में अंतिम रूप से परमिशन देने की पावर किसके पास होती? ग्राम सभा के पास, ठीक है, या जिलाधिकारी के पास, या पर्यावरण राज्य मंत्री के पास, ठीक है, या संसद के पास। तो आप बता देना ग्राम सभा के पास। ठीक है, यूपीएससी ने आपसे 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछे हैं और एक बार तो यूपीएससी ने एक ही साल के पेपर में 2 बार इन्हीं तथ्यों को पूछा था। ठीक है, तो मोटे तौर पर आपको बस यही याद होना चाहिए कि वहाँ की ग्राम सभा के पास ये पावर होता है कि हम किसको वनों का उपज या कहें कि वहाँ की पारिस्थितिकी को बिगाड़ने का अधिकार सौंपें। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन से कन्वेंशन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैं 2 बातें और बताना चाहता हूँ, वो ये कि देखो जो अभी मैं आपको यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या जितनी भी बॉडी जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा ये इम्पॉर्टेंट हैं भी और नहीं भी। आप में से अधिकांश बच्चों को लगेगा सर हैं भी और नहीं भी, नहीं है तो मत पढ़ाओ, हैं हो तो पढ़ा दो, हमें दुविधा में क्यों डाल रहे हो। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो लगभग 18 से 20 बॉडी आपको कवर कराऊँगा, बट पूछेगा तो क्वेश्चन एक ही ना। तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा करंट अफेयर्स से। ठीक है, मतलब हम आपको यही बॉडी जब करंट अफेयर्स में पढ़ाएंगे वहाँ पर जो बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वही बॉडी आपसे एनवायरनमेंट में पूछेगी। और आप में से अधिकांश बच्चों को पता है कि हम जो आपको करंट पढ़ाते हैं उस करंट में हम ट्रेडिशनल को काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं करंट के साथ लिंक करते हुए। ठीक है, अगर हमने आपको करंट पे पढ़ाया यूएनईपी तो मानकर चलना हाँ यूएनईपी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हमने आपको करंट पे पढ़ाया यूएनसीसीडी तो मानकर चलना कि यूएनसीसीडी पे क्वेश्चन आएगा। अगर हमने आपको करंट पे पढ़ाया ट्रैफिक
तो मानकर चलना कि ट्रैफिक पे क्वेश्चन आएगा। अगर हमने आपको करंट में पढ़ाया कैट्स, तो ये मानकर चलना कि कैट्स पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने जब ट्रैफिक पे क्वेश्चन पढ़ाया था 2016 में कई सारे बच्चों को, तो 2017 के यूपीएससी के प्रीलिम के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि हाँ, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तव में इस टॉपिक का संबंध खास तौर पर करंट अफेयर्स से है, ठीक है। बट यहाँ पे इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपकी एक समझ व्यापक बन पाए इन टॉपिक को लेकर, ठीक। तो नॉर्मल है, क्या है पहली हमारी बॉडी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। एक बात यहाँ पे बता दें, जब भी मैं आपको कहीं पर भी जब भी ये बोला करूँ ना UNEP, तो इसको ध्यान से लिखा करना और ध्यान से देखा करना, क्योंकि कई बार बच्चे UNEP और UNDP में कंफ्यूज रहते हैं। D और E का ही डिफरेंस है, ये है डेवलपमेंट और ये है एनवायरनमेंट। तो कई बार ऐसी रिपोर्ट होती हैं जो UNEP पब्लिश नहीं करती, उनको UNDP पब्लिश करती है। बट बच्चों को अगर दे दिया जाता है UNEP, तो बच्चे UNEP ही लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले, मतलब 2 महीने पहले, जब मैं MCQ डालता था अपने टेलीग्राम चैनल पर, हालांकि MCQ तो आज भी आते हैं, तो उनमें से एक सज्जन महोदय ने यही गलती की थी। मैंने वो रिपोर्ट बता दी, सब कुछ दिखा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे बहस भी कर ली। बहस करने के बाद उन्होंने खुद भी फैक्ट उसमें डाल दिया स्क्रीनशॉट खींच के, और वो देख नहीं रहे कि UNDP लिखा है कि UNEP लिखा है, लेकिन बोल रहे हैं कि सर आपने गलत बताया, आपने गलत बताया। मैंने कहा भाई देख तो लो, आप भी तो वही कह रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। तब 1 घंटे बाद उनको समझ में आया, अरे वाह, ये मेरे से गलती हो रही है ना। तो वैसी गलती आप मत करना किसी भी तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं क्या है UNEP, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब यहाँ पे एक बात और बताएं, जिस भी बॉडी के आगे UN लगा होगा तो ये मानकर चलना वो बॉडी UN की है। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी से पूछती है ट्रैफिक के बारे में कि ट्रैफिक ये UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ UN आगे लगा ही नहीं है। हालांकि कुछ बॉडी ऐसी भी हैं जिनके आगे UN नहीं लगा होता है, बट वो UN की बॉडी होती हैं, जैसे FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ाएंगे, एक पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, और प्रीलिम पैड में ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करा दी है, कई बच्चों को मिल भी गया होगा प्रीलिम पैड में। और एक बात और, जिन बच्चों को प्रीलिम पैड नहीं मिल रहा है ना, जो नए बच्चे हैं, तो यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2021 ग्रुप है ना हमारा, उसी में मीडिया के फोल्डर में जाएं, पहले मतलब ग्रुप को ज्वाइन करें, फिर ग्रुप को क्लिक करें और उसमें देखेंगे अलग अलग बच्चों के नाम, पूरी लिस्ट होगी जितने भी मेंबर होंगे। मेंबर के बगल में एक और उस पर आइकन होता है मीडिया, उसको दबाइएगा तो सारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। उसको पूरा नीचे से स्क्रॉल कर लेना जहाँ से ग्रुप शुरू हुआ है, तो आपको लगभग 100 समथिंग के आसपास आपको प्रीलिम पैड मिल जाएंगे, और उनका आप सिनॉप्सिस बना लेना। इतनी अगर मेहनत नहीं कर सकते हो तो पर्सनली मैसेज भेज देना, हम आपको पर्सनली आपके अकाउंट में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं UNEP क्या है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ की शहर है? केन्या की, ठीक है। ग्लोबल 500 पुरस्कार भी दिए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून इसी की पहल है। आपको यहाँ पे 3 बातें याद रखनी हैं। एक तो ये UNEP का गठन 1972 में हुआ था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं हुआ था, यानी कि UN के समय नहीं हुआ था। दूसरी बात क्या है कि इसके द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किससे है? UNFCCC से, UNEP से, तो आप कहना है UNEP से, ठीक। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है मोमेंटम फॉर चेंज पहल किससे है ना, तो वो UNFCCC से थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप इतनी बातें समझ गए। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। IPCC का जो गठन हुआ था, यानी कि जो हमारी रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है, तो उसका गठन जो हुआ था WMO और UNEP ने इसे मिलकर किया था। WMO का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व भूवैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, संगठन, मौसम विज्ञान संगठन। और UNEP आपको पता ही है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है IPCC का जो गठन हुआ था वो WMO और WEF के द्वारा हुआ था, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, या यहाँ पे UNDP आपको दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए नहीं साहब, IPCC का जो गठन हुआ था वो UNEP और WMO के द्वारा हुआ था, ठीक है। फिर बात आती है IUCN की। देखो पूरा नाम आपको इनका नहीं याद रखना है, कोई आपको संक्षिप्त नाम का वो नहीं करना है आपको, ठीक है, कि आपको पूरा नाम पता हो।
कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए कायदे से। ठीक, आईयूसीएन का गठन 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ग्लांड स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट है ग्लांड, आपसे में भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि ग्लांड जो सिटी है वो कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, इसमें सरकारी व गैर सरकारी दोनों संगठन के सदस्य होते हैं। सरकारी और गैर सरकारी का मतलब, गैर सरकारी का मतलब जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, वो लोग इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं और कई सारे देशों की गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जैव विविधता के संरक्षण के अलावा अन्य 4 चीज़ों पर ध्यान देना। आपसे इस पे जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि आईयूसीएन जो होती है वो केवल जैव विविधता के संरक्षण पर काम करती है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये जलवायु परिवर्तन पर भी काम करती है, संपोषणी ऊर्जा पर भी काम करती है, आजीविका उत्पन्न करने पे भी काम करती है और ग्रीन इकोनॉमी पे काम करती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा हमें कि ग्रीन इकोनॉमी वास्तव में किस समिट में आई थी, रियो में आई थी कि Rio+10 में आई थी कि Rio+20 में आई थी। ठीक है, इन तीनों में आप बताइएगा कि किस में आई थी ग्रीन इकोनॉमी। ठीक, प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आईयूसीएन है क्या यूएन का पार्ट है, तो बिल्कुल भी नहीं, आईयूसीएन यूएन का पार्ट नहीं है। कुछ बच्चे कैसे जोड़ेंगे, सर आईयूसीएन में दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, आई ये है, बीच में सी है, यूएन है नहीं आपको, कैसे कह सकते हो, है ना। तो ऐसी भी बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि कई बार होता है जब हम ज़्यादा मौलिक सोच लेते हैं तो फिर गलती ही होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी। बाकी देखो इसका डिटेल जो वर्जन होगा ना करंट में बताएंगे। अभी बस हम आपको परिचय करा रहे हैं। जैसे पहली बार लड़की से मिलने जाते हैं ना लड़के वाले, या लड़की के घर वाले आते हैं लड़के से मिलने, तो नहीं कितने मतलब सहज होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इससे सीधा कोई लड़का इस दुनिया में नहीं है और इससे सीधी कोई लड़की इस दुनिया में नहीं है। मतलब इतने प्रेम, ऐसा प्रेम उस समय वो होता है कि अद्भुत होता है। ठीक है ना, काश ऐसा ही प्रेम शादी के बाद 5 वर्षों बाद बना रहे, तो वो नहीं हो पाता है। खैर कोई बात नहीं, वो उनके विवाह का संबंध है, हम लोग क्यों उसमें दखल अंदाजी करें। बट मैं बताना यही चाहता हूँ, ठीक है, कि अभी बस इंट्रोडक्शन आप लो, बाकी आगे आपको करंट में पढ़ाएंगे। हालांकि हमारा करंट में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई होगी हमारी आपकी या करंट वाले इन क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए तीसरी बॉडी है इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। काफ़ी बार आपने इसका नाम सुना होगा, हमेशा ही सुनते रहते होंगे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है ना, अर्थ आवर है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तो पता होना चाहिए। यह एक एनजीओ है। एनजीओ का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ 2 बातें आपको बता दें। कई बार आपको क्वेश्चन में एक लाइन मिलती है क्या, अंतर सरकारी संगठन मिलता है, एक आपको मिलता है ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, एक आपको मिलता है इसमें क्या, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, और एक आपको मिलता है हमेशा एनजीओ। वास्तव में एनजीओ और गैर सरकारी संगठन एक ही शब्द है। ठीक है, एनजीओ का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है, ऑटोनोमस का मतलब ये होता है जैसे यूपीएससी है, ऑटोनोमस है। ठीक है, मतलब जो एग्ज़ाम देती है, जो लेती है उसके लिए हम सबसे फंड इकट्ठा करती है, पैसा लेती है और अपना स्वायत्त है पैसे के मामले में। क्लियर, जब ज़रूरत पड़ी तो भारत सरकार से पैसा ले लिया। क्लियर, इसको ऑटोनोमस बोलते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी उतनी ना हो। जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ठीक है, ये ऑटोनोमस नहीं है, इसको अलग अलग जगह से पैसा लेना पड़ता है। क्लियर, साथ ही मैंने आपको बताया अंतर सरकारी संगठन। अंतर सरकारी संगठन जैसे मान लीजिए यूएन है, ठीक है, या जैसे मैंने आपको बताया था यूएनईपी है। इसमें क्या होती है, इसमें सरकारें शामिल होती हैं अलग अलग देशों की, इसलिए उसे कहते हैं अंतर सरकारी संगठन। क्लियर, तो सारी बातों का आपको अंतर समझ में आ गया। चलिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है, एनजीओ है, यानी कि ये सरकारी नहीं है, यानी कि सरकार से संबद्ध नहीं है, यानी कि प्राइवेट है, यानी कि इंडिविजुअल्स से रिलेटेड सिविल सोसाइटी का बना एक संगठन है। 1961 में इसे गठित किया गया था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ है, मतलब जितने भी एनजीओ होते हैं ना उनमें से भी सबसे बड़ा एनजीओ है। इसका स्लोगन क्या है, फॉर अ लिविंग प्लेनेट। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट है साइट्स। ऑलरेडी यूपीएससी ने साइट्स पे क्वेश्चन पूछा है, तो साइट्स क्या है, साइट्स एक तरीके से ट्रेड मैकेनिज्म है। ट्रेड मैकेनिज्म का मतलब कि जैसे जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है या जो भी हमारे बायो होते हैं या जो भी हमारे फाइटो होते हैं, बायो का मतलब जितने भी जीवधारी होते हैं और जितनी भी पादप प्रजातियां होती हैं, इनका जब व्यापार किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर,
तो उस व्यापार को रेगुलेट करने का काम होता है साइट्स का। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप हमेशा नाम सुनते हो करंट अफेयर्स में पेंगोलिन का, ठीक है। पेंगोलिन एक जीवधारी है, ठीक है। एक जीव होता है जिसके सर पे ऐसे नुकीले नुकीले सल्क बने होते हैं, ठीक है। नुकीले नुकीले सल्क का मतलब बिल्कुल वैसे सल्क होते हैं ये, जैसे आप लोगों ने कटहल देखा होगा, ठीक है ना, खाया भी होगा। तो कटहल के ऊपर जो सल्क बने होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सल्क इसमें बने होते हैं। खास बात क्या है कि इसके जो ये सल्क होते हैं पेंगोलिन के, इस सल्क में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बूस्टर होता है। एनर्जी बूस्टर का मतलब, जैसे आप देखते होंगे कई बच्चे खाते हैं रिवाइटल कैप्सूल, या आप लोग खाते होंगे, आप लोग का मतलब नहीं, मतलब कुछ बच्चे खाते होंगे, जैसे बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना जिम वगैरह में, वो एनर्जी बूस्टर लेते हैं, कई सारी ड्रिंक्स लेते हैं, पेय पदार्थ लेते हैं। तो उनमें इन्हीं कैप्सूल्स का उनमें इसी सल्क का उपयोग किया जाता है। मतलब इसी सल्क को कैप्सूल के फॉर्म में उत्तेजक वर्धक दवा बनाने में काम आती हैं। जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान देखा होगा कि कई सारी दवाएं मार्केट में आ गई, एनर्जी बूस्टर, ठीक है, और उसमें आपने सुना होगा इम्यून सिस्टम मजबूत करने का, वो सब क्या था, यही था, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर आपने हमको क्या क्या खिला दिया, हमने नहीं खिलाया। आप रिवाइटल कैप्सूल का भी लेना, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखना, और उसमें आपको दिया होगा कि रिवाइटल कैप्सूल का जो कवर है वो किससे बना हुआ है, पेंगोलिन नहीं दिया होगा, इतना बस ध्यान रखना। लेकिन दिया ज़रूर होगा कि हाँ ये किसी जानवर की चर्बी से या किसी जानवर की जो सल्क है, खाल है, उससे बना है, ठीक है ना। आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि मेरे यहाँ एक सज्जन साहब थे, वो सज्जन साहब हैं, तो वो हनुमान जी का पाठ भी पढ़ते हैं और रोज़ रिवाइटल खाते थे। एक दिन मैंने उनको बता दिया, अब वो बेचारे परेशान कि हनुमान जी अब उनके ऊपर गदा चलाएंगे रात दिन। क्यों? क्योंकि वो मतलब हनुमान जी के यहाँ तो ये परमिशन है ही नहीं, और बेचारे खाते थे, उनको पता ही नहीं था। तो मैंने फिर समझाया, मैंने कहा देखो आप अनजाने में खाए हो, है ना, तो इसलिए भगवान माफ़ कर देगा, जानबूझकर खाते तो माफ़ ना करता। भाई पाप में भी कैटेगरी होती है ना, पाप में भी कैटेगरी होती है, तो वही बात है। चलिए साइट्स, ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि वॉशिंगटन कन्वेंशन का संबंध निम्न में से किससे है, साइट से, IUCN से, UNEP से, WWF से। देखो एक काम किया करो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ा करो ना, मान लो जैसे यहाँ मैं चौथे टॉपिक पे आ गया, ठीक, तो यहीं पे तुरंत एक क्वेश्चन क्रिएट कर लिया करो, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा UNEP नहीं है, अच्छा UNEP का गठन UN के टाइम पीरियड पे नहीं हुआ था। अच्छा IUCN जो है वो WMO और UNEP का ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा IUCN कह रहा हूँ, IPCC जो है वो WMO और UNEP का एक संगठन है। IUCN क्या है, IUCN ना वास्तव में ये भी सरकार से संबद्ध नहीं है। अच्छा WWF क्या है, WWF जो है वो वास्तव में एक तरीके का NGO है। ऐसे याद कर लिया करो, देखो है ना, तो ऐसे जब याद कर लोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो दो बातें हमने देख ली, वॉशिंगटन कन्वेंशन का संबंध साइट से है, इसमें 3 परिशिष्टियाँ होती हैं। 3 परिशिष्ट का मतलब 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है। हमेशा आप सुनते होगे ना, फलाना जीव अपेंडिक्स 1 में है, फलाना जीव अपेंडिक्स 2 में है, फलाना जीव अपेंडिक्स 3 में है। तो ये वास्तव में परिशिष्ट हैं या कहीं कैटेगरी हैं। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो ना कि स्टेट लिस्ट ये है ना, और आपकी कंकरेंट लिस्ट ये है, सेंट्रल लिस्ट ये है, तो वही बात है। फिर बात आती है CMS, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इस पूरे क्लास में। CMS का क्या मतलब हुआ, CMS का मतलब हुआ कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी का मतलब जो प्रवासी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनसे संबंधित है, उनका संरक्षण करना। प्रवासी का मतलब दूसरे देश से हमारे देश में आने वाले, हमारे देश से दूसरे देश को जाने वाले, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रवासी स्पीसीज। 1979 में आई थी, इसको बॉन सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ये याद रखना, बॉन सम्मेलन, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताना कि जो बॉन है वो सिटी कहाँ की है, ठीक है। भारत इसका मेंबर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। साथ ही इसमें क्या हुआ था, प्रवासी प्रजातियों उनके आवासों, मार्गों के संरक्षण से संबंधित अपनी तरह का पहला और एकमात्र वैश्विक समझौता है। अर्थात जो भी प्रवासी पक्षी हैं, जिन मार्गों का या जिन रूट्स को फॉलो करते हैं, जैसे आपने हमेशा सुना होगा साइबेरियन जो सारस हैं, जो साइबेरियन पक्षी हैं, वो आपके प्रयागराज
में आते हैं अधिकांशतः, ठीक है, दिल्ली के रीजन में आते हैं, या इंडिया के सब पार्ट्स जितने भी लेक हैं या जितने भी वेटलैंड्स हैं वहाँ पे आते हैं, तो उसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और CMS की बैठक में भाग लेता है, क्लियर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है, अब यहीं पे तुरंत याद कर लिया करो कि साहब ये एक NGO है। कितनी बार पूछोगे आप, फॉर अ लिविंग प्लेनेट इसकी थीम है, और कुछ पूछना है आपको, नहीं पूछना है, ऐसे याद किया करो, मतलब बातें किया। देखो पढ़ाई में अगर आप बातें करोगे ना किताब से, किसी और से नहीं, किताब से, कि देखो भाई मुझे पता है कि WWF क्या होता है, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और अगर आपने बस पढ़ा है तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ये समझौता किसी एक राज्य पर दायित्व डालने की बजाय सम्मिलित प्रयासों की वकालत करता है। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि मान लो रूस से, साइबेरिया से आ रहे हैं पक्षी और हमारे यहाँ अगर बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया तो भारत जिम्मेवार है। भाई रूस भी जिम्मेवार है, क्यों सड़क साफ नहीं करवाई थी, क्यों राजमार्गों का अनावरण नहीं करवाया था, वो बेचारे कैसे आते, सुरक्षा कमांडो, सुरक्षा गार्ड भी तो लगा दो, है ना। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो इनके पड़ोस में थे, जहाँ ये बेचारे बीच में फंसे थे, उनकी भी जिम्मेदारी है कि एक भी पक्षी का ना रास्ते में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको पानी आनी पिलाओ, उनको जाने दो दूर तक, कोई भी शिकार नहीं करेगा। तो ये है सबकी सम्मिलित साझेदारी, सबका सम्मिलित प्रयास, ठीक है। राज्यों पर डिपेंड करता है कि वह समझौते के कानूनी रूप से आबद्धकारी बनाएं या नहीं। मतलब इस कन्वेंशन को वो बाध्यकारी बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अर्थात मोटे तौर पर अगर हम ये कहें, जो CMS कन्वेंशन है वो सबके लिए बाध्यकारी नहीं है, लोगों की स्वैच्छिक इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला है हमारा कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। आपसे नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रैफिकिंग का मतलब शिकार। 2005 में गठन हुआ, समान विचारधारा और उद्देश्यों वाले सार्वजनिक निजी सहयोग पर आधारित था। क्या है ये, सरकारी और गैर सरकारी सहभागियों की क्षमता का लाभ उठाने के लिए कार्य करता है, ठीक है। मतलब इसमें गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल यानी कि NGO और गवर्नमेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। फिर बात आती है इट्टो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कास्ट संगठन, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, तो टिम्बर मतलब, ठीक। तो 1986 में इसका गठन हुआ UN के तहत, यानी कि इट्टो क्या है, ये UN की बॉडी है। ये उष्णकटिबंधीय वन संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत प्रबंधन, उपयोग एवं व्यापार को बढ़ावा देता है। देखो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कभी पूछेगा ना इट्टो, तो इसमें एक ही जगह आपको फंसाया जा सकता है, वो क्या कि इसका ये UN की बॉडी नहीं है। डेट आपसे नहीं पूछेगा कभी, आपको यही देगा कि ये UN का अंग नहीं है, और दूसरा फिर उद्देश्य दे देगा। तो दूसरा हमेशा फिर सही होगा, केवल ऊपर वाले में ही गड़बड़ी हो सकती है। अगर उसमें दिया हो UN का नहीं है तो आप उसे गड़बड़ काट कर देंगे, ठीक है। ये अपनी तरह का एक अनोखा संगठन है, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है, क्योंकि ये एक और व्यापार और उद्योग से भी संबंधित है, तो दूसरी तरफ पर्यावरणीय चिंताएं भी इसकी परिधि में शामिल हैं। आपसे नहीं पूछेगा, नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा, ठीक है। इट्टो जो है वो साइट्स और जैव विविधता अभिसमय, जैव विविधता अभिसमय का मतलब क्या हुआ, CBD, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ईमानदारी से बता दो, ये CBD का गठन जो हुआ था किस में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ था, UNFCCC के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। कार्टेजना और नगोया का संबंध इससे है, आईची लक्ष्य का इससे संबंध है, रियो अर्थ समिट का इससे संबंध है, Rio 10 का संबंध है, या Rio 20 का संबंध है। इनमें से इसका किस किस से संबंध है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा करो, मतलब एक बार जब देखो ना तो दुनिया के सारे तथ्य आपके सामने आ जाएं, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना उस दिन ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो आपको पास होने से रोक सके, है ना। आप लोग रटते हो, थिंकिंग नहीं लगाते हो, और बार बार रिकॉल नहीं करते हो, रिकॉल किया करो, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मूर्ख समझ रखा है क्या, रोज़ तो पढ़ते हैं, और आप हो कि मतलब बेइज्जती करे जा रहे हो सुबह से लेकर अभी तक। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो पढ़ते हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ ताकि वो पढ़ने लगें। आप लोग इतने जल्दी बुरा पता नहीं क्यों मान जाते हो भाई। चलो अगला है अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है, एक गैर लाभकारी NGO है, हेडक्वार्टर कोलंबो। अच्छा एक बात बताओ कमेंट बॉक्स में, आप सोचोगे कितने क्वेश्चन पूछते हो सर, थकते नहीं हो। कमेंट बॉक्स में बताओ श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, ईमानदारी से बताना, ठीक है। कोलंबो नहीं है, बस इतना जान लेना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। विकासशील देशों में जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
यूनाइटेड नेशन फोरम्स ऑन फॉरेस्ट पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको पता ही होगा। 2000 में गठन हुआ, यूएन की इकोसॉक की एक सहायक निकाय है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इकोसॉक जो बॉडी है वो यूएन की बॉडी है। इसके मुख्य उद्देश्यों में सभी तरह के वनों का संरक्षण, आपसे नहीं पूछेगा, याद नहीं रखना है क्योंकि यूएन के इसके सभी मेंबर हैं, ठीक है। 2 वर्ष में मीटिंग होती है। गैर आबद्धकारी होता है। गैर देखो, आबद्धकारी का मतलब ये होता है कि बाध्यकारी ना होना, ठीक है, गैर आबद्धकारी है यानी कि बाध्यकारी नहीं है, लोगों को अपनाने पर डिपेंड करता है। अब जो बॉडी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको एक दिन करंट में भी इसे पढ़ाया था, तो इसलिए इसे याद रखना। द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ट्रैफिक क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गैर सरकारी नेटवर्क है। IUCN व WWF का, यूपीएससी ने आपको जानते हो क्वेश्चन क्या दिया था, WEF 2017 के पेपर में आपको दिया था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि IUCN व WEF का नहीं है, WWF का है भाई। WEF वर्ल्ड आपका कहते हैं इकोनॉमिक फोरम है, और ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। इकोनॉमिक फोरम का इससे क्या संबंध, ठीक है। हेडक्वार्टर यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चों को जानते हो क्या दिक्कत होती है, यूनाइटेड किंगडम को ही वो ब्रिटेन मान के चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है 3 देश, ठीक है, 3 देश का मतलब इसमें आपका आता है आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और स्वयं ब्रिटेन आता है, सॉरी 4 कंट्री आते हैं, ठीक है। इस टोटल को बोलते थे यूनाइटेड किंगडम उस समय जब ब्रिटेन था, बट फिर भी आज परंपरा चली आ रही है। हालांकि वो अधिकांश देश आज़ाद हो गए हैं, अपने को अलग अलग रखते हैं, बट बोलने को तो कोई भी कुछ बोल सकता है, ठीक। वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी करता है। मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि वन्य जीव जो होते हैं, जो व्यापार होते हैं, ठीक है ना, उनको ये इस चीज़ को निगरानी रखता है, ठीक। फिर बात आती है ट्रैफिक का 2020 गोल है जैव विविधता पर वन्य जीवों के अवैध और गैर संपोषणी व्यापार से पड़ने वाले दबाव को कम करना। गैर संपोषणी का मतलब, संपोषणी का मतलब क्या होता है कि सबको लाभ हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। गैर संपोषणी का मतलब कि हमारा जो विकास हो रहा है वो गैर सतत है, मतलब वन्य जीवों का। अवैध का मतलब जैसे हमें ये तो पता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम दवा में यूज करेंगे ही करेंगे, मतलब मेडिकल फील्ड में करना ही करना है, बट कुछ जानवरों का लोग उसको ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। जैसे कछुओं को लोग क्या करते हैं, उसकी जो ऊपर की खाल होती है उसका शिकार करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो शेर होता है उसकी खाल का सबसे ज़्यादा शिकार करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जो डायनासोर होता है, सॉरी डायनासोर मैं कह रहा हूँ, ये आपका देखिए दिमाग से ही निकल गया, राइनोसॉर्स जो होता है, ठीक है, बारहसिंगा, तो इस बारहसिंगा मैं कह रहा हूँ, गैंडा जो होता है, गैंडा की जो 1 हॉर्न होती है, जो सींग होती है, ठीक है ना, ऊपर को ऐसे एक निकली होती है ना, आपने देखा होगा उसका गैंडा का ऐसे मुंह बना होता है, ठीक है, अच्छा मुंह बन गया, ठीक है, ऐसे मुंह बना होता है, तो उसकी ये ऐसी हॉर्न नहीं निकली होती। इस हॉर्न में भी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्टर होता है, ठीक है, जो कैप्सूल्स वगैरह बनते हैं, जो दवा विटामिन और प्रोटीन के बनते हैं, तो इसका भी अवैध रूप से शिकार होता है। हाथी की जो सूंड होती है, दांत होते हैं, उसका भी अवैध रूप से शिकार होता है ना। जानवर जो गाय वगैरह है जो काटी जाती है, उसकी खाल का बड़ा मिसयूज होता है ना। तो इन चीज़ों को कम करना, इस चीज़ के डील करता है ट्रैफिक, ठीक। बाकी अच्छा ईमानदारी से बताओ, भारत इसका मेंबर हो सकता है? होगा। देखो इन्वायरमेंट के मामले में ना इंडिया दुनिया में सबसे आगे खड़ा है, इतना याद रखना। मतलब पर्यावरण का जहाँ पे बात आ जाएगी ना, मोदी जी हमारे सबसे पहले पहुँच जाएंगे, हमारे नहीं मतलब आप सबके भी, ठीक। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? आपको कई बार सुना होगा, ये एक NGO है, 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में इसकी प्रमुख सहयोगी संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन WNO क्या है? आज तक हालांकि नहीं पूछा गया, मे भी कभी पूछा जा सके। 2014 में गठन हुआ था, NGO है, नया है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड नेचर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये UN का पार्ट है। आप कहोगे नहीं प्रभु, NGO है तो UN का पार्ट कहाँ से हो गया? अपने ही मन से कुछ भी बना लोगे, ठीक है। ऊर्जा दक्षता व सतत ऊर्जा आपूर्ति के साथ जलवायु संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका पर्पज़ है, ठीक है। ये देखो हमेशा सही होगा, इसको तो दिमाग में ही न लगाओ। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे घुमाएगा आपको कि इसका गठन 1972 में हुआ था, इसका गठन रियो अर्थ समिट में हुआ था, ये एक सरकारी संगठन है ना, तो गड़बड़ मत करके आना, ठीक।
वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट आपसे नहीं पूछेगा, एनजीओ है, बस इतना देख लो। ये 6 फील्ड में वर्क करता है, जलवायु, एनर्जी, भोजन, वन, जल, संपोषणी, शहर, ठीक है। संपोषणी का मतलब सतत, यहाँ कहेंगे सस्टेन, ठीक है। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। एनजीओ है, यूएनईपी के अंतर्गत ये कार्य करता है। यूएनईपी के अंतर्गत, अच्छा अभी मैंने एक बॉडी का नाम बताया था, क्या नाम था? आईपीसीसी। यूएनईपी के साथ और कौन थी बताइए, कौन थी? मतलब आप लोग ऐसे सोचोगे सर कौन थी, बताओ कौन थी का मतलब इसमें है WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे याद कर लिया करो। देखो 15 नंबर पे हम आ गए, लेकिन हमने पहली बॉडी को रिपीट कर लिया, ठीक है ना। तो ये बातें ऐसे किया करो आप लोग बैठ के खाली। रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, आपको मैंने बताया था REDD के गठन के बारे में, ठीक है। UNFCCC द्वारा इसका गठन किया गया 2005 में। REDD+ को बाली एक्शन प्लान में इसे जगह मिली थी, बाकी इसमें आपको याद नहीं रखना है। मैंने आपको एक बताया था वन कार्बन भागीदारी सुविधा, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था वो, हालांकि आपको आगे पढ़ाऊँगा यहाँ पे। इससे पहले मैंने आपको एक बताया था वन पुनर्वनीकरण, ठीक है, प्रबंधन, जो किससे रिलेटेड था? 1992 से। क्लियर? जब मैं आपको रियो पढ़ा रहा था तो उसी से रिलेटेड था। तो ये देख लेते हैं वन कार्बन भागीदारी सुविधा क्या है, यानी कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टिसिपेटरी फैसिलिटीज़ क्या है। तो देखिए, सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देसी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो देशों के REDD+ प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करती है। मतलब जो भी हमारे यहाँ वन हैं, जो भी फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जा सके, न केवल सरकारों के द्वारा, न केवल बिजनेसमैन के द्वारा, बल्कि सिविल सोसाइटी और आम जन के द्वारा, ठीक है। प्रश्न उठता है व्यवसायियों के द्वारा क्यों? आपको पता है कि टिम्बर हमारे यहाँ एक बड़ा बिजनेस के रूप में उभर कर आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जो व्यवसायी होते हैं वो टिम्बर को अवैध रूप से काटते रहते हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट ईयर एक रिपोर्ट देखी थी, आपने NDTV में आई थी वो रिपोर्ट, कि NDTV के एक पत्रकार ने नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पे टिम्बर काफ़ी ज़्यादा होती है और बड़ी अच्छी लकड़ी होती है। तो नेपाल के लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ की टिम्बर काट के ले जा रहे हैं और हरे हरे पेड़ को काट के ले जाते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक इशू हो गया था, तो इस पर सरकार को चिताया गया था, संसद पे इस पर डिबेट भी हुई थी। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात की जाती है। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ अन्य बैंकों का भी इसमें कॉपरेशन होता है, ठीक है। आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बात आती है फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट में इन्वेस्ट करना वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित किया जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? सतत वन प्रबंधन, देशी जन और स्थानीय समुदाय, पूछेगा नहीं, वन निगरानी, क्षमता निर्माण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, ठीक है, और वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण और कृषि वानिकी, आपको नहीं याद रखना है। अब इम्पॉर्टेंट है आपका वेटलैंड इंटरनेशनल। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक NGO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीदरलैंड में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता चल गई। रामसर संधि से संबद्ध संगठनों में वेटलैंड इंटरनेशनल भी एक है। आप हमेशा सुनते होंगे रामसर कन्वेंशन। रामसर वास्तव में कहाँ की सिटी है? ईरान की। कब आया था? 1971 में। इंडिया की कितनी साइट्स इस समय हैं? 42। इस समय का मतलब जब मैं 6/8/2021 को वीडियो बना रहा हूँ तब, ठीक है। तो 42 साइट्स हैं। इनको मैंने आपको प्रीलिम पैड में शेयर किया है, उम्मीद है कि आपने प्रीलिम पैड देखा होगा। और एक बात और बता दें कि रामसर साइट 42 जो है ना, इनको स्टेट वाइज नाम याद रखिए। भले आपको डेट ना याद हो, डेट आपसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन कौन सी रामसर साइट में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय UPSC 20 तथ्य को तो ऑटोमेटिक पूछ लेती है कि G20 में कौन सदस्य नहीं है। देखो एक बात आपको बताएं, ये बात समझना पड़ेगा। UPSC हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से काम कर रही है, ठीक है, आज़ादी के बाद से एग्ज़ाम ले रही 1950 के बाद से। तो 1950 के बाद से 70 वर्ष से एबव हो चुका है, ठीक। 70 वर्ष से एबव होने के बाद इसने कितने क्वेश्चन लगभग पूछे होंगे? अगर 70 वर्षों में अगर इसने क्वेश्चन पूछे तो हर साल आपसे 100 क्वेश्चन पूछती है, तो 7000 क्वेश्चन हो गए ना। 7000 क्वेश्चन का मतलब है कि इसके नॉर्मल पूछने वाले क्वेश्चन अब खत्म हो गए। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये बताइए कि भारत के संविधान में संप्रभुता किस में निहित है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। अब क्या करेगा? 3 से 4 क्वेश्चन को आपस में मिलाएगा। जैसे आप लोग देखते हो कि नंबर, मोबाइल नंबर,
जब मोबाइल नंबर सबके एक जैसे हो जाते हैं, सारे नंबर बढ़ जाते हैं, तो फिर उसमें आगे 0 लगाया जाता है, फिर 2 0 लगाए जाते हैं, फिर 3 0 लगाए जाते हैं। तो क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है उन्हीं नंबर्स को आपस में। और जब नंबर्स मिक्स हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, उसमें अल्फ़ाबेटिक नंबर का उपयोग किया जाता है। अल्फ़ाबेटिक में भी पहले स्मॉल का, फिर बड़े का, फिर जब अल्फ़ाबेटिक हो जाता है तो कुछ न्यूमेरिक आइकन का उपयोग किया जाता है, डॉट का, ठीक है ना, @ का। तो ये चीज़ें समझो, वही यूपीएससी है कि यूपीएससी के पास अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो यूपीएससी अब क्या करती है, मिक्स करके क्वेश्चन पूछती है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर जब क्वेश्चन खत्म हो गई तो यूपीएससी एग्जाम ही क्यों लेती है, बंद कर दें, हम लोगों को ऐसे ही डायरेक्ट ले लें। ये भी बात सही है, मतलब लॉजिक वाली बात है कि जब क्वेश्चन ही खत्म हो गए आपके पास तो फिर एग्ज़ाम ही क्यों लेते हो आप। मतलब आप लोग भी दिमागदार इंसान हो, ठीक है। आप कहोगे सर दिमागदार ना होते तो आईएएस की तैयारी कर रहे होते, मतलब हद है। क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे काउंटर करते हो, सोचने वाली बात है। ग्रीन पीस क्या है, ठीक है, एनजीओ है, सबसे बदमाश एनजीओ। आपको लग रहा होगा सर इससे इतनी क्या नाराज़गी है, ये वास्तव में इसकी कहानी क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में बताऊं ताकि आप लोग भी हमेशा अवेयर रह सकें। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब भी कोई डेवलपमेंट की बात आती है, ठीक है, मान लीजिए अडानी साहब को कोई एक कंपनी लगानी है या कोई एक खनन का काम करना है, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है, झारखंड वाले देख लो, ठीक है। मान लो झारखंड में अडानी साहब को कोई एक कंपनी लगानी है, वहाँ पे कुछ खनन करना है। अब अडानी साहब ने वहाँ पे खनन का पट्टा ले लिया। अब जब खनन का इन्होंने वहाँ पे पट्टा ले लिया तो क्या हुआ कि अडानी साहब की फैक्ट्री वहाँ पे स्थापित ना हो, ठीक है। इसके लिए क्या ग्रीन पीस क्या करता है कि वहाँ के लोकल लोगों को अपने एनजीओ के साथ में, वर्कर के साथ में आंदोलन करता है कि ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अगेंस्ट है, ये ऐसे होगा, यहाँ के लोगों के अधिकारों का वंचन है, यहाँ पे जल खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, बहुत चीज़ें बताता है। होता है, कई सारे कॉजेज़ हैं जो निगेटिव हैं, बट ये जानबूझ के ये करता है। अब आपको लगेगा सर ये तो लोक कल्याण की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, झारखंड के लोगों का शोषण होगा अगर वहाँ पे फैक्ट्री एक तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगी, वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा पॉल्यूटेंट हो जाएगा, तो मानते हैं हो जाएगा। लेकिन इसका पर्पज़ ये थोड़ा ना था कि झारखंड के लोगों की जान बचाई जाए, झारखंड के लोगों का कल्याण किया जाए। होता क्या है कि जैसे अडानी ने मान लीजिए झारखंड में लोहे खनन की कोशिश की, कोयला खनन की कोशिश की, ठीक है, तो लोहा और कोयला खनन की अगर यहाँ पे फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो ग्रीन पीस मना करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन पीस को फंडिंग दी जाएगी किसी ऑस्ट्रेलिया की लौ खनन के द्वारा, किसी ऑस्ट्रेलिया की कोयला खनन के द्वारा, ठीक है। अब क्यों दिया जाएगा? क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की खनन ने ग्रीन पीस से कहा कि देख भाई तू यहाँ पे विरोध कर ताकि ये फैक्ट्री ना लग पाए, तो फैक्ट्री नहीं लग पाएगी, तो भारत सरकार क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया से अपना माल इंपोर्ट करेगी और ये क्या करेगा, महंगे कॉस्ट में इंडिया को रॉ मटेरियल सेल करेगा। तो इसका धंधा चल गया, इनका एनजीओ चल गया और इनकी कंपनी खत्म हो गई और झारखंड के लोगों का दिमाग मतलब समझ में आ गया, दिमाग उनका सही हो गया कि हाँ हाँ देखो हमने पर्यावरण के प्रति बचा लिया। तो इसीलिए हर एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं होती है, सॉरी, हर एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट लोगों के हितों के अगेंस्ट नहीं होती है। कभी कभी डेवलपमेंट लाना ज़रूरी होता है। जैसे हमारे यहाँ जब बांधों का निर्माण हो रहा था तो डैम को लेकर चर्चा आई थी, ठीक है, लेकिन वही बात अगर हम बांध को बिल्डअप नहीं करेंगे तो हम एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे और फिर हमें पड़ोसी देशों से लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, और हमें परंपरागत ईंधन पर निर्भर होना पड़ेगा। तो जब भी आप ऐसे तथ्य अगर पढ़ें कहीं पर भी तो एक माइंडसेट को ऐसा भी रखें कि यार इसके पीछे कोई एक कहानी भी तो होगी। किसान आंदोलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कहीं फंडिंग तो नहीं है किसी की, या उसका जो हित है वो कहीं दूसरा तो नहीं है ना। ऐसी अगर आप थिंकिंग करोगे तो आप में रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी बातें सत्य होती हैं, लेकिन हम दो पहलुओं पे जब देखते हैं तो तर्क में हम ज़्यादा आगे पहुंच पाते हैं। जैसे अभी मैंने एक दिन एक पर्सन से बात कर रहा था, अपने ही क्लास का स्टूडेंट है, उससे ही बात हो रही थी, तो उसने बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि सर हो सकता है आपको लग रहा होगा कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो इसलिए सरकार बढ़ा रही है जैसे सरकार को पता ही ना हो। तो मैंने कहा नहीं, सरकार को तो पता होगा,
तो उसने बोला देखिए सर, मेरा जहाँ तक लगता है, हो सकता है सरकार पेट्रोल की कीमतें इसलिए भी ज़्यादा बढ़ा रही हो कि लोग पेट्रोल से संबंधित जो व्हीकल्स हैं उनको ना परचेज करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करें। क्यों? क्योंकि सरकार अपनी 230 पॉलिसी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहती है, और पेट्रोल के अगर दाम को महंगा रखेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग जरूर परचेज करेंगे। तो मैंने कहा मे बी एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे ही थिंकिंग किया करो, तो आपका आंसर में रैशनैलिटी आएगी। ठीक है, चलिए, ग्रीन पीस क्या है? एनजीओ 1971 में गठन हुआ था नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्स्टर्डम सिटी कहाँ की है? नीदरलैंड की। ठीक है, काम क्या करता है कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ग्रीन पीस सरकारों, कॉरपोरेट घरानों से कोई राशि स्वीकार नहीं करती, किंतु व्यक्तिगत सहयोग और संस्थागत अनुदान स्वीकार करती। मतलब मोटे तौर पर वही है, पाप ये नहीं करते हैं लेकिन बड़ा वाला पाप करते हैं। जैसे मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा था अपनी श्री IAS एकेडमी को लेकर, ऐप के बारे में। तो मैं जब उससे बात कर रहा तो मुझसे कहता है ये काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये अनइथिकल है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये काम मैं कर दूंगा क्योंकि ये इथिकल है। मैंने कहा हद है, दूसरे का ऐप तुम मुझे दोगे कम पैसे में तो ये इथिकल कैसे हो गया, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसमें ये फीचर इसमें डाल दो तो ये अनइथिकल कैसे हो गया। तो वही होता है ना, हम अपने हिसाब से जो चीज़ बना लेते हैं कि यार नहीं, हमारी नज़र में ये गलत नहीं है, तुम्हारी नज़र में गलत हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर बात आती है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ऑलरेडी मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स में पढ़ाया ही था। किसके द्वारा जारी किया जाता है? येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको इन तीनों को एक साथ भी दे सकता है, इंडिविजुअल भी दे सकता है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसका आंसर लगा देना कि हाँ साहब, कोलंबिया भी है, येल भी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी है। एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक्सेस इनिशिएटिव टाई तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। ध्यान देना, वो परफॉर्मेंस है, ये इन्वायरमेंटल डेमोक्रेसी है। क्लियर? तो इतनी बातें समझ गए। चलिए, अब बात आती है अनवरत जैविक प्रदूषक क्या है। देखिए, अनवरत का मतलब क्या होता है? जो हमेशा बने रहते हैं, कभी समाप्त ही नहीं होते। तो अनवरत जैविक प्रदूषक स्टॉकहोम सम्मेलन से संबंधित एक वैश्विक संधि है। मतलब अनवरत जैविक प्रदूषक को रोकने के लिए स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसको भारत ने भी रेटिफाई किया हुआ है कि जैविक प्रदूषक जो हैं उनको हम रोकेंगे। तो वास्तव में होते क्या हैं देख लो। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण के कारण बहुत स्थिर प्रकृति के होते हैं। स्थिर का मतलब बने रहते हैं, जल्दी समाप्त नहीं होते। तथा जैव संवर्धन का गुण पाया जाता है। जैव संवर्धन का मतलब क्या होता है? हालांकि हम आपको जब ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, ये सब खत्म होने के बाद, तो वहाँ पे जैव संवर्धन और जैव आवर्धन जरूर पढ़ाएंगे। जैव संवर्धन का मतलब होता है जैसे DDT। ठीक है, DDT को मान लीजिए आपने पेड़ों में छिड़काव किया। ठीक है, पेड़ों में जब छिड़काव किया तो वो पेड़ और अंगूर आपने देखा होगा, अंगूर जब आप परचेज करते होंगे, खासतौर पर काला वाला अंगूर, ठीक है, हरा वाला भी यही होता है लेकिन काले वाले में ज़्यादा होता है कि उसमें दवा का छिड़काव होता है, सफ़ेद सफ़ेद। मान के चलो वही DDT है। हालांकि DDT नहीं होता, और भी केमिकल होते हैं उसमें। तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद केमिकल है, आप उसको कितना भी धो लेंगे पूरी तरह से साफ नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसमें बचा रहेगा। वो थोड़ा बहुत क्या होगा, आपकी बॉडी में जाएगा। ठीक है, आपने उसे खा लिया, फिर आपने उसके अलावा दूसरा एक और प्रोडक्ट कोई खा लिया, उसमें भी थोड़ा सा वो था, तो आपकी बॉडी में चला गया। आप जब मर गए तो आपको चील कौवों ने जब खाया, आपको लग रहा होगा सर अभी तो जिंदा है, एग्जाम भी देना है और आप अभी से मार डाल रहे हो, क्या सर, आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, चलो मानते हैं कि आप अभी नहीं मरने वाले हो, आप भीष्म पितामह हो और पितामही हो, जो जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप मर गए, फिर भी मान लो कि मर गए, अरे चलो मैं ही मान लो मर गया। ठीक है, मान लीजिए मैं मर गया, ठीक है, और मैं रोज़ अंगूर खाया और ये सारी चीज़ें खाई, तो ये क्या होता है कि ये मेरे बॉडी में पेट के एक कोने में जमा होने लगता है। ठीक, और जब मैं मरता हूँ तो चील कौवे मुझे नोच नोच के खाने लगे। ठीक है, आप सोचो सर अपने आप को कैसे आप मार सकते हो, तो मार लिया आप लोगों के कारण। ठीक है, चील कौवे मुझे नोच नोच के खाने लगे। अब चील कौवों ने मुझे खाया तो उनको थोड़ा सा DDT और ये कीटनाशक पदार्थ मिल गया ना। इसके बाद उन्होंने मेरे जैसे औरों को खाया, मान लीजिए अब आप सबको खाया, तो 10 लोगों को आपको खाया, मेरे को खाया, तो क्या हुआ, जो चील थी या जो कौवा था उसके पास ही DDT की मात्रा ज़्यादा हो गई ना। इसको बोलते हैं जैव संवर्धन। ठीक है, बाकी मत याद करो। ये मानव निर्मित यौगिक होते हैं, यानी कि नेचुरल नहीं होते, मानव इसे बनाता है। ठीक है,
नेचुरल, अब नेचुरल नहीं होते हैं तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से तो नहीं पाए जाते होंगे कि हाँ हाँ रुको रुको डीडीटी यहाँ पे देखो पड़ा है उठा लाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कुछ हैं देख लो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीसीबी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हाइड्रोकार्बन उद्योग में इस्तेमाल होने वाले यौगिक। ठीक, बेसल कन्वेंशन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था बेसल कन्वेंशन और बेसल स्टैंडर्ड दोनों में डिफरेंस है। बेसल स्टैंडर्ड बैंकों से संबंधित है, बेसल कन्वेंशन एनवायरनमेंट से। ठीक, बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आप हमेशा देखते होंगे जो खतरनाक पॉल्यूटेंट है, आपने देखा होगा ड्रम ऐसा फिल्मों में एक बना होता है ना, और उस पर ऐसा कंकाल एक बना होता है खोपड़ी, और उसमें लिखा होता है डेंजरस। ठीक है, तो वास्तव में उन्हीं ड्रमों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पॉल्यूटेंट खराब ही होते हैं मानव के लिए, कुछ पॉल्यूटेंट जरूरी होते हैं तो उनको नियंत्रित किया जाता है, मतलब वो लिखा पढ़ी में जाते हैं। जैसे आपको शायद पता होगा जो ड्रग्स होता है, चरस, गांजा, हेरोइन, ठीक है, ये सब ऐसा नहीं है कि केवल नशीले के लिए ही काम किए जाते हैं, नशे के लिए काम आते हैं। इनका उपयोग मेडिकल सेक्टर में भी बहुत होता है। तो मेडिकल सेक्टर के लिए जो ड्रग सप्लाई होती है, जो मारिजुआना, चरस, गांजा होता है, इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन वो लिखा पढ़ी में आते हैं, वो ब्लैकमेलिंग से नहीं आते हैं। ठीक, तो वैसा ही इस पे भी है कई सारे खतरनाक प्रदूषक, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ वैसे तो खतरनाक है, बट साइंस की फील्ड में अगर हमें कोई रिसर्च करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है, या केमिस्ट्री में हमें अगर उपयोग करना है तो ज़रूरी है, तो उसको हम लिखा पढ़ी में लाते हैं। ठीक, ये कन्वेंशन विकसित देशों से विकासशील देशों व कम विकसित देशों के मध्य होने वाले खतरनाक अपशिष्ट के स्थानांतरण पर रोक लगाते हैं, मोटे तौर पर समझ जाइए। ठीक है, खास बात क्या है कि बेसल कन्वेंशन रेडियो एक्टिव पदार्थों के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाता है, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थों का संबंध आपका बेसल कन्वेंशन से नहीं है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ध्यान रखना। यूएनईपी का सहयोगी कार्यक्रम है बेसल कन्वेंशन, और इंडिया इसका पार्टिसिपेटरी मेंबर भी है, यानी कि भारत इसका सहयोगी है। लास्ट हमारा फैक्ट है रॉटरडैम कन्वेंशन किससे संबंधित होगी, बता दीजिए बाबूजी, ईमानदारी से, खतरनाक अपशिष्टों से। ठीक है, समझ गए। तो रॉटरडैम कन्वेंशन आप समझ गए, स्टॉकहोम कन्वेंशन आप समझ गए, बेसल कन्वेंशन आप समझ गए। ठीक है, और मैंने एक आपको जो बताई थी वो क्या है बताइए, स्टॉकहोम, ये। ठीक है, तो ये सब के सब आप समझ गए। अब बिना देरी किए इन सबको एक बार रिवाइज कर लो, रिवाइज करने के बाद इनको याद कर लो। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन न कभी भूत में पूछा गया है, न भविष्य में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल और आपकी बॉडी होंगी, उन सभी बॉडी को हम क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपको कवर करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बस केवल इतना याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लासेस आपको समझ में आई। आज आपका डे 4 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने डे 5 में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ एनवायरनमेंट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।